बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। हम पढ़ रहे हैं फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर 5 टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम एंड इक्विलिब्रियम। इसके हम कर रहे हैं न्यूमेरिकल्स। हमने किए थे कुछ फास्ट पेपर्स के न्यूमेरिकल्स लैडर के, और अब हम करेंगे इस लेक्चर में, लेक्चर नंबर 6 में टेक्स्ट बुक के न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल्स नंबर हैं 7, 9 एंड 11। इसमें भी क्या होगा, एक तो ये लैडर का प्रॉब्लम है, इसमें दो जो हैं वो बीम की प्रॉब्लम है, यानी इसमें भी कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम जो हैं वो अप्लाई होती है। ठीक है, तो इसको हम देखेंगे हम कैसे इसको सॉल्व करते हैं। इसमें प्रॉब्लम नंबर 7 है बुक का। अ यूनिफॉर्म बीम ऑफ मास m, कैपिटल M, सपोर्ट्स टू मासेस m1 and m2 if the knife edge of the support is under the beam center of gravity and m1 is at a distance d from the center, determine the position of m2 such that the system is balanced। ठीक है, इसमें क्या कह रहे हैं कि एक बीम है, ठीक है, इस तरह से देखें, एक बीम है और यूनिफॉर्म बीम है। यूनिफॉर्म बीम का मतलब, जैसे यूनिफॉर्म लैडर होती है तो इसका मतलब क्या होता है कि उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ होता है, सेंटर में। इसी तरह से अगर कोई और यूनिफॉर्म चीज़ है, ये यूनिफॉर्म बीम है, तो इसका भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ होगा, सेंटर में होगा ये। ठीक है, तो यूनिफॉर्म बीम है, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेंटर में है और यहीं से इसको, ठीक है, एक सपोर्ट के साथ इसको सपोर्ट किया हुआ है, यहाँ पिवट किया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, नाइफ एज, ठीक है, यहाँ पे इसको सपोर्ट किया हुआ है। अभी अगर हमने इसके ऊपर कोई मास नहीं रखे हुए तो ये क्या होगी, ये बैलेंस हो जाएगी, क्योंकि ये हमने इसको सेंटर ऑफ ग्रेविटी से, ठीक है, सपोर्ट किया हुआ है। दोनों तरफ का क्या है, इसका वेट बराबर है। ठीक है, इस पॉइंट से इधर और इस पॉइंट से इधर, इसका दोनों का वेट बराबर है, ये बैलेंस रहेगी। ठीक है, अब अगर हम क्या करें, इसके ऊपर जो है मास रखें, एक मास मैं यहाँ रख दूँ और एक मास मैं क्या करूँ, यहाँ रख दूँ। ठीक है, दो डिफरेंट मासेस मैंने रखे हुए हैं। ठीक है, तो अब एक मास जो है, ठीक है, ये वाला जो मास है, ठीक है, ये जो सपोज इसको ये कहना है कि ये m1 है। ठीक है, ये कितने डिस्टेंस पर है, सेंटर से, ठीक है, जो सेंटर है, ठीक है, इससे कितने डिस्टेंस पर, d पर है ये। और ये जो मास m2 है, ठीक है, ये पूछ रहे हैं कि हम इसको कितने डिस्टेंस पे रखें फ्रॉम सेंटर। ठीक है, सेंटर से हम कितने डिस्टेंस पे रखें कि ये बीम दोबारा बैलेंस हो जाएगी। ठीक है, यानी कि दोनों तरफ का वेट बराबर हो जाए और ये बैलेंस हो जाए। ठीक है, तो ये हमें जो है मालूम करना है। अब ये देखें, यहाँ पे मैंने इस तरह से फिगर बनाई है और ये एग्जाम में भी इसी तरह से बनाते हैं कि ये बीम है, ये इसका, ठीक है, ये क्या होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। ठीक है, क्योंकि यूनिफॉर्म बीम है, सेंटर पॉइंट, मिड पॉइंट, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। यहाँ पर इसको हमने सपोर्ट दिया हुआ है, ये नाइफ एज के साथ ये सपोर्ट दिया हुआ है। अब यहाँ पर एक मास रखा हुआ है, ठीक है, m1। ठीक है, तो इसका वेट क्या हो जाएगा, ठीक है, w क्या होता है, mg, तो इसका वेट होगा, ठीक है, m1g। वेट हमेशा कहाँ एक्ट करता है, वर्टिकली डाउनवर्ड। ठीक है, तो इसका वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, m1g। और ये कितने डिस्टेंस पे रखा हुआ है, ये सेंटर से, ठीक है, रखा है कितने डिस्टेंस पर, d पर ये। ठीक है, और यहाँ पर दूसरा मास रखा है, ये इसका मास है m2 और इसका वेट कितना होगा, इसका वेट होगा m2g, इसका भी वर्टिकली डाउनवर्ड। ठीक है, ये किस पोजीशन पे रखा है हमने, बी पोजीशन पे रखा हुआ है। ये समझ लें, ये बी पॉइंट है और ये सी पॉइंट है और ये ए पॉइंट है ये। ठीक है, तो अब इसको कितने डिस्टेंस पे रखें, यानी फ्रॉम द सेंटर, और इस डिस्टेंस को हम डिनोट कर रहे हैं एक्स से। तो इसको हम कितने डिस्टेंस पे रखें कि ये बीम जो है बैलेंस हो जाए। ठीक है, अब यहाँ पर ये देखें कि बीम का भी वेट होगा, बीम का मास हमें बताया है कैपिटल M, तो इसका वेट हो जाएगा mg, कैपिटल mg, और इसका वेट भी क्या होगा, वर्टिकली डाउनवर्ड। ठीक है, और ये कहाँ से होगा, इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी से। ये हो गया बीम का वेट। ठीक है, ये फोर्सेस आ गई ये। अब ये क्योंकि पूरी बीम जो है हमने इसको इस चीज़ पर, इस पर नाइफ सपोर्ट पर सपोर्ट किया हुआ है, तो यहाँ पर इसका ये जो सरफेस, जिस सरफेस पे हम कोई चीज़ रखते हैं वो सरफेस भी, ठीक है, उसके ऊपर एक फोर्स लगाती है जिसको हम कहते हैं नॉर्मल रिएक्शन। तो अब ये सरफेस जो है, ठीक है, ये बीम पर जो फोर्स लगा रही है ये है नॉर्मल रिएक्शन, ये होगा R। ठीक है, अब हमें यहाँ पे मालूम क्या करना है, हमें यहाँ x मालूम करना है। तो हम जो है डायरेक्ट जो है यहाँ पर लगाएंगे सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है, क्योंकि देखिए फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम में,
ठीक है एक्स नहीं आएगा। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन क्या होती है, समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू 0, समेशन एफ आई इज इक्वल टू 0। अब इसमें जो फोर्सेज हैं वो कौन कौन सी हैं, देखिए m1g है, mg है, m2g है और ये r है ये। ठीक है, यानी कि सारी वर्टिकल फोर्सेज हैं, समेशन एफ एक्स में कुछ नहीं आएगा। अगर हम समेशन y देखें, समेशन एफ आई इज इक्वल टू 0, तो समेशन एफ आई में क्या होगा, ठीक है ये r पॉजिटिव हो जाएगा और इसको माइनस के साथ लिख लेंगे। ठीक है, इसको माइनस के साथ, इसको माइनस के साथ, यानी हो जाएगा r माइनस m1g माइनस mg माइनस m2g इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब इसमें देखें कि फर्स्ट कंडीशन में x नहीं आ रहा है, तो हम इससे x कैलकुलेट नहीं कर सकते, इसलिए हम यहाँ पर लगाएंगे सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, जो टॉर्क की कंडीशन होती है। ठीक है, उससे क्या होगा, हमें x कैलकुलेट हो जाएगा, क्योंकि उसमें क्या होता है, ठीक है आता है आपके पास फोर्स मल्टीप्लाई बाय मोमेंट आर्म। यहाँ पर अब देखें कि जो मास m1 था उसका वेट क्या है, m1g है, जो मास m2 था उसका वेट m2g है, AC जो है वो D के इक्वल है और BC हमें मालूम करना है जो कि x है। अब हम सेकंड कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं, ये होती है सम ऑफ ऑल टॉर्क इज इक्वल टू 0। इसके लिए हमें देखना पड़ता है कि क्या है पॉइंट ऑफ रोटेशन, ये हम खुद चूज़ करते हैं और यहाँ पे हमने चूज़ किया है ये C जो पॉइंट है, इसको हमने चूज़ किया पॉइंट ऑफ रोटेशन। ठीक है, अब ये पॉइंट ऑफ रोटेशन है। ठीक है, और फोर्सेस कौन सी हैं, m1g, mg, m2g, r। ठीक है, अब इनका हमें टॉर्क देखना है, सारी फोर्सेस का हमें टॉर्क देखना है, और जो एंटी क्लॉकवाइज होगा टॉर्क वो होगा पॉजिटिव और जो क्लॉकवाइज होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। और जो फोर्सेस इससे पास होती हैं, पॉइंट ऑफ रोटेशन से पास होती हैं, उनका टॉर्क 0 होता है। क्यों 0 होता है, ये हमने बताया था कि हम टॉर्क जो है किस फार्मूले से, ठीक है कैलकुलेट करते हैं, टॉर्क का हम ये फार्मूला ले रहे होते हैं FD, यानी फोर्स मल्टीप्लाई बाय मोमेंट आर्म। ठीक है, तो अब ये जो D होता है, ठीक है ये होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ रोटेशन एंड लाइन ऑफ फोर्स। तो जो फोर्स, ठीक है पॉइंट ऑफ रोटेशन से पास करती है, ठीक है उसका ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं होता, D 0 हो जाता है। ठीक है, इस तरह फिर ये F से मल्टीप्लाई होकर ये टॉर्क 0 हो जाता है। अब देखें पॉइंट ऑफ रोटेशन से कौन सी फोर्स पास हो रही है, R पास हो रही है। ठीक है, और ये mg जो है, ठीक है ये भी पास हो रही है, इसका मतलब है R का टॉर्क भी 0 होगा, mg का टॉर्क भी 0 होगा। तो इन दोनों का टॉर्क हम नहीं लिखेंगे, जिन फोर्सेस का टॉर्क 0 होता है हम नहीं लिखते हैं। अब ये फोर्सेस हैं, ठीक है m1g और m2g, इन दोनों का टॉर्क देखेंगे। अब अगर हमने इसको यहाँ से फिक्स किया हुआ है, ठीक है, और फोर्स जो है इस तरह से डाउनवर्ड लग रही है, तो इस तरह देखें कि डाउनवर्ड लगने से क्या होगा, ठीक है ये किस तरह घूमेगा, ठीक है ये इस तरह से इसकी रोटेशन होगी। ठीक है, यानी इसका टॉर्क क्या होगा, क्लॉकवाइज टॉर्क होगा, इसको हम लेंगे नेगेटिव। m2g का टॉर्क क्या होगा, नेगेटिव होगा, यानी क्लॉकवाइज होगा। ठीक है, अब इसमें जो है देखें कि फोर्स क्या है, फोर्स है हमारे पास ये, ठीक है m2g। ठीक है, और इसमें हमारे पास D क्या है, ठीक है D है हमारे पास, ठीक है x। ठीक है, ये है परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ रोटेशन एंड लाइन ऑफ फोर्स। ठीक है, देखें ये आपके पास है, ठीक है ये पूरी लाइन है ये, ठीक है ये लाइन है फोर्स, और ये आपके पास पॉइंट ऑफ रोटेशन है। तो यहाँ से जब आप इस तरह से, ठीक है ड्रॉ करेंगे, यानी ये यहाँ से लेके यहाँ तक लाइन ड्रॉ करेंगे, तो ये हो जाएगा BC जो होगा, ठीक है ये हो जाएगा इसका, ठीक है मोमेंट आर्म, ठीक है जिसको हमने x से डिनोट किया है। तो इस तरह से ये फोर्स हो जाएगी इसकी, ये होगा मोमेंट आर्म, m2g को हम मल्टीप्लाई करेंगे x से और इसको हम नेगेटिव, ठीक है लेंगे। उसके बाद इसका टॉर्क देखें, ठीक है ये जो आपके पास m1g है ये, अब ये इसमें ये फोर्स हो गई m1g, इसका टॉर्क क्या होगा, इसका टॉर्क देखें, अगर यहाँ से आपने C से इसको फिक्स किया हुआ है और आप यहाँ पे फोर्स लगा रहे हैं, तो ये इस तरह से इसमें रोटेशन आएगी, यानी ये होगा एंटी क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज का मतलब है इसका हम लेंगे टॉर्क पॉजिटिव। ठीक है, तो अब यहाँ पर इसका, ठीक है पॉजिटिव प्लस के साथ लिखना है, और यहाँ पर इसका मोमेंट आर्म क्या होगा, ठीक है ये है हमारे पास लाइन ऑफ फोर्स, और ये आपका पॉइंट ऑफ रोटेशन है। तो यहाँ से ये जो डिस्टेंस होगा, ठीक है C से लेके A तक, AC इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ रोटेशन एंड लाइन ऑफ फोर्स। इसको हमने डिनोट किया किससे, D से डिनोट किया हमने। ठीक है, अब यहाँ पर हम अब टॉर्क लिखेंगे, ठीक है, और हम देखेंगे हमारे पास क्या आ रहा है, ये कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है, यहाँ पे देखें m1g का जो टॉर्क है, ठीक है ये है हमारे पास, ठीक है प्लस
और ये फोर्स आ गई और ये इसका ठीक है मोमेंट आर्म आ गया। ठीक है, m2g का था हमारे पास क्लॉकवाइज। ठीक है, ये हो गया नेगेटिव। ठीक है, यहाँ पर ये फोर्स आ गई और ये इसका मोमेंट आर्म आ गया। ठीक है, और यहाँ पे हम दोनों को ऐड कर रहे हैं और ये प्लस माइनस यहाँ पे माइनस हो रहा है, तो यहाँ पर हमने ऐड करके इसको ज़ीरो कर लिया। ठीक है, अब हमें इसमें से बस x का फॉर्मूला बनाना है, क्योंकि हमें वैल्यूज़ गिवन नहीं है मासेस की और d की, तो हम यहाँ पर x को कैलकुलेट नहीं कर सकते। अब यहाँ पे हम इसको इस साइड पे ले जाएंगे, ये हो जाएगा हमारा m1gd इज इक्वल टू m2gx, g कैंसिल हो गया, ये हो गया m1d इज इक्वल टू m2x। तो x की वैल्यू क्या आएगी, ये आएगी m1d ओवर m2। ठीक है, m1d डिवाइडेड बाय m2। ठीक है, ये फॉर्मूला आ गया आपके पास। यानी कि अगर आपको मासेस मालूम है और आपको ये d भी मालूम है, तो आप मालूम कर सकते हैं कि m2 को कितने डिस्टेंस पे रखें कि ये बीम जो है ये बैलेंस हो जाए। ठीक है, ये हमारा आंसर है। उसके बाद है हमारा प्रॉब्लम नंबर 9, लैडर का प्रॉब्लम है ये। ठीक है, अ लैडर विद यूनिफॉर्म डेंसिटी। यूनिफॉर्म डेंसिटी से क्या पता चल रहा है कि लैडर यूनिफॉर्म है, और यूनिफॉर्म लैडर है तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ होगा, सेंटर में होगा। ठीक है, एंड मास m, लैडर का मास m है। ठीक है, रेस्ट अगेंस्ट अ फ्रिक्शनलेस वर्टिकल वॉल। फ्रिक्शनलेस का मतलब है स्मूथ वॉल है। ठीक है, इससे पहले लैडर में हमने पढ़ा था वर्ड स्मूथ, उसकी जगह यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं फ्रिक्शनलेस, यानी वॉल जो है, ठीक है, उधर वॉल और लैडर के बिटवीन कोई फ्रिक्शन नहीं है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर फ्रिक्शनलेस वॉल एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। ठीक है, अब फिर ये मैं आपको बता रही हूँ कि ये एंगल जो है, ठीक है, लैडर का हमेशा जो गिवन होता है वो होता है ग्राउंड के साथ। ठीक है, वॉल के साथ नहीं होता। तो ये हमारा थीटा है जो कि लैडर और ग्राउंड के बिटवीन एंगल है, थीटा 60 डिग्री हो गया। द लोअर एंड यानी कि जो ग्राउंड के साथ होता है, ठीक है, एंड रेस्ट ऑन अ फ्लैट सरफेस। फ्लैट सरफेस का मतलब है ग्राउंड की बात हो रही है। ठीक है, वेयर द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 0.40। ठीक है, अब जो फ्लैट सरफेस है, जो ग्राउंड है या फ्लोर है, ठीक है, यहाँ पे आपको दिया हुआ है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। इसका मतलब है कि बिटवीन लैडर एंड ग्राउंड फ्रिक्शनल फोर्स प्रेजेंट है। ठीक है, फिर अ स्टूडेंट विद अ मास m इज इक्वल टू 2m। ठीक है, स्टूडेंट का मास कितना है, 2m, अटेम्प्ट्स टू क्लाइंब द लैडर। ठीक है, अब एक स्टूडेंट जो है वो लैडर पर चढ़ रहा है। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द लेंथ l ऑफ द लैडर विल द स्टूडेंट हैव रीच्ड व्हेन द लैडर बिगिंस टू स्लिप। यानी कि स्टूडेंट कितना लैडर पर चढ़ जाएगा इससे पहले कि लैडर स्लिप हो। ठीक है, तो हमें वो समझ लें, उसका फ्रैक्शन ऑफ लेंथ मालूम करना है। हमें ये नहीं मालूम करना है कि स्टूडेंट जो है, ठीक है, वो कितना मीटर जो है वो चढ़ गया है। ठीक है, हमें देखना है कि अगर पूरी लेंथ जो है लैडर की l है, तो उसमें से कितना फ्रैक्शन, ठीक है, यानी हाफ अगर फर्ज करें चढ़ गया, तो इसका मतलब है कि l/2। ठीक है, ये इसका फ्रैक्शन हो जाएगा, हाफ लैडर हो जाएगा, यानी 0.5 हो जाएगा। तो ये हमें फ्रैक्शन जो है मालूम करना है। ठीक है, इसमें अब हम देख लेते हैं कि इसका क्या डाटा बन रहा है और क्या इसकी फिगर है। तो यहाँ पर अब आप ये देखें कि ये हमारे पास जो है, ठीक है, एक लैडर है। ठीक है, लैडर है, ये हमारे पास उसी तरह से हमने फिगर बनाई है। ये हमारे पास ये ग्राउंड है और ये वॉल है, और ये जो है ए बी जो है ये लैडर है। ठीक है, और इसकी यूनिफॉर्म है, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेंटर में है, जिसको हमने जी से रिप्रेजेंट किया पॉइंट को। और जब जहाँ सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है वहीं पर वेट होता है। ठीक है, तो यहीं से वेट की लाइन बनाएंगे, वेट ऑफ लैडर की। ये WL वेट ऑफ लैडर है। ठीक है, ये पॉइंट जो है मैंने ई लिया है। ठीक है, और ये है एंगल बिटवीन लैडर एंड ग्राउंड, थीटा। ठीक है, अब स्टूडेंट जो है, ठीक है, हम सपोज कर रहे हैं कि स्टूडेंट जो है यहाँ तक, ठीक है, इसने क्लाइंब कर लिया है, यहाँ तक चढ़ गया है। ठीक है, इसके बाद आगे और जाएगा तो ये स्लिप हो जाएगी, यानी ये इसका लास्ट पॉइंट है, समझ लेंगे। तो इतना डिस्टेंस इसने, ठीक है, कवर कर लिया है लैडर पर। इस डिस्टेंस को हम डिनोट कर रहे हैं, यानी कि ए से लेके आई तक, AI को हम डिनोट कर रहे हैं इस डिस्टेंस को x से। ठीक है, x डिस्टेंस इसने कवर कर लिया है, और पूरी जो लेंथ है लैडर की, यानी A to B, ठीक है, AB किसके इक्वल है, वो है L के इक्वल है। ठीक है, अब अगर स्टूडेंट यहाँ तक चढ़ गया है और यहाँ पे खड़ा है, इसका मतलब है स्टूडेंट का वेट कहाँ होगा, यहाँ पर, और यहाँ से हम स्टूडेंट के वेट की लाइन बनाएंगे। ठीक है, ये हमने स्टूडेंट का वेट का वेक्टर बनाया है, ये है WS। ठीक है, ये स्टूडेंट का वेट है, और WL, ठीक है, वेट ऑफ लैडर है ये। ठीक है, ये पॉइंट जो हम C लेते हैं,
ठीक है। अब फोर्सेस जो हैं कौन कौन सी होती हैं, ठीक है। यहाँ पर जो है देखें बॉल जो है उसके वो आपके पास स्मूथ है, यहाँ फ्रिक्शनल फोर्स नहीं होगी, यहाँ पे सिर्फ होता है नॉर्मल रिएक्शन बाय द बॉल, ठीक है। नॉर्मल रिएक्शन बाय द बॉल ऑन द ग्राउंड, इसको हम डिनोट करते हैं किससे, एच से डिनोट करते हैं, ठीक है। और नॉर्मल रिएक्शन होता है हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस, तो ये बॉल के परपेंडिकुलर, ठीक है, ये हमने बनाया है, ठीक है। ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक। उसके बाद ये फोर्स हो गई। यहाँ पे देखें ये लैडर जो ग्राउंड पे रखी है, तो ग्राउंड का भी नॉर्मल रिएक्शन होगा ऑन द लैडर, ये है हमारा, इस तरह से हमने बनाया है, ये V है, V इज़ अ नॉर्मल रिएक्शन बाय द ग्राउंड, ठीक है। और ये भी देखें परपेंडिकुलर है किसके, ग्राउंड के, ठीक है। फिर ये H क्या होती है, H होती है फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। और H जो है, ठीक है, उसकी डायरेक्शन होती है ये, हर लैडर की प्रॉब्लम में यही डायरेक्शन होगी, ठीक है। और ये हम डायरेक्शन इस तरह क्यों लेते हैं, क्योंकि अगर लैडर स्लिप करती है तो ये इधर जाती है, समझ लें ये है डायरेक्शन ऑफ मोशन, तो फ्रिक्शनल फोर्स होगी उसके ऑपोजिट, ठीक है। ये हो गई H, इसका फॉर्मूला भी हमें पता है क्या होता है, म्यू V, ठीक है। अगर म्यू हमें गिवन हो तो हम इसको फिर कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है, यानी कि हम फिर उसको बीच में ही कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर ये वाला पॉइंट जो है A, और हम यहाँ पर जो टॉर्क की कंडीशन अप्लाई करते हैं उसमें हम जो पॉइंट ऑफ रोटेशन लेते हैं वो यही लेते हैं, A इज़ द पॉइंट ऑफ रोटेशन, ठीक है। अब ये देखें कि हमारे पास डाटा क्या बन रहा है, डाटा बन रहा है AB इज इक्वल टू L, लेंथ ऑफ लैडर, मास ऑफ लैडर M है, तो वेट ऑफ लैडर क्या होगा mg, ठीक है। मास ऑफ स्टूडेंट 2m है, तो वेट ऑफ स्टूडेंट क्या होगा 2mg, ठीक है। हमें थीटा गिवन है, अच्छा थीटा 60 डिग्री, म्यू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.40, हमें मालूम क्या करना है, ठीक है, ये मालूम करना है, ठीक है, ये कैलकुलेट करना है x/L, यानी ये है फ्रैक्शन के लैडर का कितना पार्ट जो है स्टूडेंट ने क्लाइम कर लिया, उसको हम फ्रैक्शन में, ठीक है, कैलकुलेट कर रहे हैं। देखिए फ्रैक्शन को आप समझ लें कि अगर मेरे पास ये कोई चीज़ है, ये ठीक है, ये मेरे पास कोई चीज़ है और मैं जो है इसके 4 पार्ट्स, मैंने इसको 4 पार्ट्स में मैंने डिवाइड किया है, ठीक है। ये इस तरह से मैंने इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया, ये 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 और 4, ठीक है। इस 4 पार्ट में से अगर मैं इसके 3 पार्ट्स जो मैंने शेड किए हैं, अगर मैं 3 पार्ट्स इसमें से ले लेती हूँ तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ये जो पूरी चीज़ है इसको मैंने, ठीक है, 4 पार्ट में मैंने डिवाइड किया और इसमें से मैंने 3 पार्ट्स ले लिए, तो मैंने कितने पार्ट्स ले लिए, मैंने 3/4 इसका ले लिया, ठीक है। अब 3/4, ठीक है, ये भी एक फ्रैक्शन, इस तरह भी आप लिख सकते हैं, ठीक है, फ्रैक्शन। और अगर आप 3 इसको डिवाइड कर दें तो आपके पास फिर ये आ जाता है 0.75, यानी कि हमने कितना लिया है इसमें से, ठीक है, ये पूरी चीज़ है आपके पास, इसमें से हमने इसका 0.75 जो है फ्रैक्शन लिया है, ठीक है। इस पूरी चीज़ का कितना फ्रैक्शन लिया है, 0.75, ठीक है। यार अगर इसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर लें 0.75 को, तो क्या आ जाएगा 75 आ जाएगा, यानी 75% हमने इसका पार्ट लिया है, ठीक है। तो अब यहाँ पर इसी तरह से हमें इस प्रॉब्लम में फ्रैक्शन मालूम करना है कि स्टूडेंट जितना, ठीक है, लैडर का पार्ट चढ़ गया है वो पूरी लैडर का कितना फ्रैक्शन है, यानी इस तरह ये डेसिमल फ्रैक्शन जो है हमें, ठीक है, ये मालूम करना है, ठीक है। इस तरह से अगर हम ये देख लें, ठीक है, फर्ज करें कि ये जो है लेंथ है हमारे पास 10 मीटर, ठीक है। अब सपोज ये लैडर है, ये लैडर की लेंथ जो 10 मीटर है, ठीक है। अब अगर मैं इसमें से कहती हूँ कि स्टूडेंट जो है 7 मीटर जो है उसने क्लाइम कर लिया, उसके बाद जो है फिर आगे जाएगा तो स्लिप हो जाएगी, तो अब इसका क्या फ्रैक्शन जो है उसने मतलब क्लाइम कर लिया, तो हम उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम कहेंगे कि यहाँ पर पूरी जो लेंथ है लैडर की वो है 10, स्टूडेंट ने कितना क्लाइम किया है, स्टूडेंट ने क्लाइम किया है 7, ठीक है। तो ये जो हो गया इसका 7/10, ये हो गया फ्रैक्शन, ये हो गया फ्रैक्शन ऑफ लेंथ ऑफ लैडर, ये हो गया पूरा फ्रैक्शन ऑफ लेंथ ऑफ लैडर जो स्टूडेंट ने क्लाइम किया है। अब हम इस तरह भी लिख सकते हैं 7/10, ये हम इसको डेसिमल भी लिख सकते हैं, और डेसिमल में क्या आएगा हमारा 0.7, ठीक है। तो चाहे तो हम 0.7 इस तरह आंसर दे दें और चाहे हम दे दें 7/10 में। तो हमसे यही पूछा है कि अगर टोटल लेंथ ऑफ लैडर इतनी है और स्टूडेंट जो है उसने इतना क्लाइम कर लिया है, तो पूरा जो ये फ्रैक्शन होगा, ठीक है, ये जो पूरा फ्रैक्शन है ये कितना है, ठीक है, ये हमें मालूम करना है, ये हमें मालूम करना है, ठीक है। अभी देखें डाटा मैंने इसी तरह से बनाया है, ठीक है, कि हमारी पूरी लेंथ कितनी है लैडर की, L है ये,
पूरी लेंथ लैडर की L है और स्टूडेंट ने कितना क्लाइम कर लिया, x क्लाइम कर लिया। अब हमें फ्रैक्शन चाहिए तो हम x को L से डिवाइड करेंगे, तो जो भी आंसर आएगा ठीक है वो होगा फ्रैक्शन ऑफ लेंथ ऑफ लैडर जितना स्टूडेंट ने क्लाइम कर लिया है। इसका आंसर हम किस में लेके आएंगे, डेसिमल में लेके आएंगे। ठीक है, आंसर आपको गिवन है बुक में डेसिमल में, इसका आंसर हम डेसिमल में लेके आएंगे यहाँ पे। अब ये देखें दोबारा से, ठीक है, हम यहाँ पर कंडीशंस अप्लाई करेंगे उसी तरह से लैडर में। फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम एंड सेकंड कंडीशन। यहाँ पे देखें फर्स्ट कंडीशन होती है समीशन एफ एक्स इज इक्वल टू 0 समीशन एफ वाई इज इक्वल टू 0। यहाँ पे अब ये देख लें कि एक्स डायरेक्शन में अलॉन्ग एक्स एक्सिस कौन सी फोर्सेज हैं, ये है एच। ठीक है, इसको हम पॉजिटिव लेते हैं, ये होती है टूवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है, प्लस एच। और ये होती है ठीक है एफ, ये होती है अलॉन्ग नेगेटिव एक्स एक्सिस, इसको हम लेते हैं माइनस एफ। तो पहला आ जाएगा हमारा एच माइनस एफ इज इक्वल टू 0। ठीक है, समीशन एफ वाई में देखें क्या आएगा, ये होगी हमारी ठीक है अलॉन्ग बाई एक्सिस फोर्सेस क्या है वी, और ये है डब्ल्यू एल और ये है डब्ल्यू एस। ठीक है, तो ये है अपवर्ड, ठीक है, यानी अलॉन्ग पॉजिटिव एक्सिस, इसको पॉजिटिव लेंगे, और ये है अलॉन्ग नेगेटिव एक्सिस, ये इनको हम नेगेटिव लेंगे। ठीक है, तो ये होगा हमारा प्लस वी माइनस डब्ल्यू एल माइनस डब्ल्यू एस, ठीक है, इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये कंडीशन देख लेते हैं, फिर हम टॉर्क की कंडीशन अप्लाई करते हैं। तो हमारी फर्स्ट कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं समीशन एफ एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है, प्लस एच माइनस एफ इज इक्वल टू 0। माइनस एफ हम यहाँ पे लिखे आ जाते हैं, ये होता है एच इज इक्वल टू एफ, इसको हम कहते हैं ये बन गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, उसके बाद हमारे पास समीशन एफ आई इज इक्वल टू 0, ठीक है, वी पॉजिटिव डब्ल्यू एल नेगेटिव डब्ल्यू एस नेगेटिव, तीनों का ऐड किया 0। ठीक है, यहाँ पे अब ये देखें कि यहाँ पे वेट गिवन होता है, ठीक है, तो हम इसको पुट कर देते हैं और v की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे देखें WL कितना है mg और WS कितना है 2mg, इन दोनों को ऐड कर लेंगे, माइनस माइनस प्लस ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 3mg, और इस साइड पे आ जाएगा तो ये आ गई v की वैल्यू 3mg। ठीक है, ये v की वैल्यू आ गई। अब इसी तरह से इसको सिंबल में लिखेंगे, हमें मास मालूम नहीं है तो ये v की वैल्यू है। अब देखें जब v की वैल्यू आ जाती है और हमें प्रॉब्लम में गिवन होता है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, तो इस स्टेप के बाद हम क्या कैलकुलेट कर लेते हैं, हम H कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, यानी फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन लैडर एंड ग्राउंड, ये कैलकुलेट कर लेते हैं क्योंकि इसका फॉर्मूला क्या होता है H इज इक्वल टू म्यू वी। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में ठीक है मैंने आपको बता दिया था, जो हमने प्रीवियस 2 लेक्चर्स हैं उसमें आप देख लीजिएगा कि म्यू वी कैसे आया है। ठीक है, तो ये म्यू वी जो है ठीक है ये हमारा होता है फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, लैडर के प्रॉब्लम में म्यू हमें गिवन है 0.4 और वी जो है हमारे पास इसकी वैल्यू आई 3mg, 0.4 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 1.2 mg, यानी h की वैल्यू आ गई 1.2 mg। अब इक्वेशन 1 हमें क्या बता रही है कि h इज इक्वल टू f, इसका मतलब है कि f की वैल्यू भी क्या होगी 1.2 mg। तो यहाँ से हमें h की वैल्यू भी पता चल गई और f की वैल्यू भी मालूम हो गई। ठीक है, 1.2 mg। अब हम लगाएंगे सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम और ये होती है सम ऑफ ऑल टॉर्क इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसमें हम लेते हैं सारे लैडर के प्रॉब्लम में हम लेते हैं पॉइंट ऑफ रोटेशन a। ठीक है, अब यहाँ पे हम दोबारा देख लेते हैं कौन सी फोर्सेज हैं और इनके परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस क्या हैं। ठीक है, यहाँ पे ये देखें, ठीक है, अब ये देखें ये फोर्सेस जो हैं जो कि पॉइंट ऑफ रोटेशन से पास होती है, इनका टॉर्क 0 होता है। ठीक है, वो है h यहाँ से पास हो रही है और v ऐसे पास हो रही है। ठीक है, इन दोनों का टॉर्क 0 होगा, इसको हम नहीं लिखते हैं। अब हमारे पास फोर्सेस कौन सी बचती हैं, ये f और WL और ये WS। ठीक है, इसमें हमने कहा था कि अगर ये हमारे पास लैडर को हम यहाँ से फिक्स कर लें, ठीक है, और फिर हम यहाँ पर इसके फोर्स लगाएं तो ये लैडर किस तरह से रोटेट करेगी। ठीक है, ये होगा इसका इस तरह से टॉर्क होगा, यानी इसका एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क होता है। ठीक है, इसका एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क होता है। और अगर यहाँ पे WL देखें कि अगर आप इस पर इस तरह फोर्स लगाएं तो ये इसका इस तरह से क्लॉकवाइज टॉर्क होगा और WS का भी क्या होगा, ये क्लॉकवाइज टॉर्क होगा, यानी कि हमारे पास इसका टॉर्क होगा पॉजिटिव और इन दोनों के टॉर्क होंगे नेगेटिव, माइनस साइन के साथ लिखेंगे। ठीक है, फिर परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होता है बिटवीन पॉइंट ऑफ रोटेशन एंड लाइन ऑफ फोर्स। तो हम यहाँ से पॉइंट ऑफ रोटेशन से यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो कि परपेंडिकुलर होती है, यानी 90 डिग्री का एंगल बनता है यहाँ पर। ठीक है, किस पर, लाइन ऑफ फोर्स पर। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो होगा यानी AD, ये होगा किसका, मोमेंट आर्म होगा। ठीक है, किसका, इस फोर्स का। ठीक है, तो ये हम F के साथ क्या लेंगे, AD लेंगे।
फिर इनका देखें आप ये, ठीक है, ये जो हमारे पास है WL, ये है आपके पास पॉइंट ऑफ रोटेशन और ये आपके पास है लाइन ऑफ फोर्स। यहाँ से जब अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे यहाँ पर, ठीक है, ये 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है, तो ये AE जो है ये होगा इसका मोमेंट आर्म किसका, WL का। तो WL के साथ हम क्या लिखेंगे, WL मल्टीप्लाई बाय AE। ये जो स्टूडेंट का जो वेट है WS, ठीक है, ये हो गई लाइन ऑफ फोर्स, ये पॉइंट ऑफ रोटेशन। यहाँ से जब हम ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये होगा यहाँ से लेके आप यहाँ तक आएंगे, ठीक है, तो A से लेके J तक, AJ होगा इसका, ठीक है, मोमेंट आर्म यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ रोटेशन एंड लाइन ऑफ फोर्स। ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्यों कह रहे हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर ये हमने परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ है, ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो WS के साथ हम क्या लिखेंगे, AJ लिखेंगे। अब हम टॉर्क की कंडीशन जो है आप देख लें, हमने किस तरह से अप्लाई की है। यहाँ पे हमने ये लिखा है, देखें प्लस, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क था, F फोर्स AD इसका मोमेंट आर्म, ठीक है, ये था एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क, माइनस ये था क्लॉकवाइज टॉर्क माइनस, ठीक है, फोर्स मोमेंट आर्म, ठीक है, WL मल्टीप्लाई बाय AE, ठीक है, ये भी था क्लॉकवाइज टॉर्क नेगेटिव और ये फोर्स और ये इसका मोमेंट आर्म, ठीक है, और सम ऑफ ऑल टॉर्क इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हमें क्या मालूम करना होता है, ठीक है, यहाँ पे देखिए हमें वेट हमें गिवन होते हैं और यहाँ पे हमें F की वैल्यू भी हम जो है हमें मालूम कर चुके हैं 1.2 mg। यहाँ पे हमें मालूम करना है AD, AE और AJ, ठीक है, और इनके लिए हम ट्राइंगल्स कंसिडर करते हैं, जो ट्राइंगल बन रहे हैं, ठीक है। AD हमें पता है किसके इक्वल होता है, BC के लिए होता है, और इसके लिए हम ट्राइंगल कंसिडर करते हैं ABC, ठीक है। अब यहाँ पे हम ये देख लेते हैं कि यहाँ पर हमारे पास जो ट्राइंगल आ रहा है, ठीक है, ये अगर AD जो है वो किसके इक्वल होता है, वो BC के इक्वल होता है, ठीक है, और प्रीवियस हमने न्यूमेरिकल्स में इसी तरह से इसको लिया है। अब ये BC क्या होता है, ये परपेंडिकुलर होता है। जब हम ये ट्राइंगल कंसिडर करते हैं ABC, तो इसमें परपेंडिकुलर साइड है, परपेंडिकुलर साइड के लिए हम लगाते हैं साइन का रेशो, साइन होता है, ठीक है, साइन थीटा इज इक्वल टू, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर होगा इसका BC, ठीक है, और हाइपोटेन्यूज होगा इसका AB, यानी कि साइन थीटा हो जाए, साइन थीटा इज इक्वल टू BC अपॉन AB, ठीक है। इस तरह से आपकी BC की वैल्यू आ जाएगी AB साइन थीटा, ठीक है, और AB जो है यहाँ पर क्या है, लेंथ ऑफ लैडर है, इसी जगह हम L लिखेंगे, तो इसका BC की जो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास आ जाएगी L साइन थीटा, ठीक है, और थीटा हम इसको बाद में पुट कर देंगे। उसके बाद इसका देख लें कि हम इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे AE की, हम ये वाला ट्राइंगल कंसिडर करेंगे, ठीक है, AE के लिए AGE हमने ट्राइंगल कंसिडर किया, राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूज है। अब आपको मालूम करना है AE यानी बेस साइड के लिए हम लगाते हैं कॉस का रेशो, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस है आपकी AE, हाइपोटेन्यूज है AG, तो कॉस थीटा हो जाएगा AE अपॉन AG, ठीक है। तो फिर AE की वैल्यू क्या आ जाएगी, ठीक है, AE की वैल्यू आ जाएगी AG कॉस थीटा। अब AG कितना होगा, ठीक है, ये मिड पॉइंट है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी मिड पॉइंट पर है, और पूरी लेंथ ऑफ लैडर कितनी है, L है। तो अगर पूरी लेंथ ऑफ लैडर L है तो A से लेके G तक का डिस्टेंस कितना होगा, ये होगा हाफ ऑफ L, ठीक है, हाफ लेंथ ऑफ लैडर ये कवर हो गई है, ये होगा हाफ L यानी L अपॉन 2 हम लिखेंगे, AG की जगह हम लिखेंगे L अपॉन 2, ठीक है, तो ये हो जाएगा A इज इक्वल टू L अपॉन 2 कॉस थीटा। फिर हमें मालूम करना है AJ के लिए हम ट्राइंगल कंसिडर करेंगे, ये AI और J, ठीक है, ये वाला ट्राइंगल कंसिडर कर रहे हैं, और इसमें हमें मालूम क्या करना है, AJ यानी बेस साइड, तो हम यहाँ पे भी कॉस का रेशियो लगाएंगे, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है यहाँ पे AJ और हाइपोटेन्यूज क्या है इसमें AI, तो कॉस थीटा हो जाएगा AJ अपॉन AI, ठीक है। अब AI जो है जितना स्टूडेंट ने डिस्टेंस क्लाइम कर लिया है उसको हमने डिनोट किया है x से, तो हम AI की जगह लिखेंगे x, तो ये हो जाएगा हमारे पास AJ इज इक्वल टू x कॉस थीटा, ठीक है, और थीटा की वैल्यू हमें गिवन है तो हम उसकी वैल्यू जो है एंड में पुट कर देंगे, ठीक है। और हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है x अपॉन L। अब हम दोबारा देखते हैं टॉर्क की कंडीशन हमने जो अप्लाई की थी, यहाँ पे अब हम डिस्टेंस मालूम कर रहे हैं, ठीक है, पहला डिस्टेंस है हमारा AD इज इक्वल टू BC, इसके लिए हमने कंसिडर किया ट्राइंगल ABC, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है, और BC इज इक्वल टू ये हो जाएगा AB साइन थीटा, ठीक है, AB इज इक्वल टू L और थीटा 60, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू मैं कैलकुलेट नहीं कर रही हूँ, एंड में जाके हम इसको, ठीक है, इसकी वैल्यू लिखेंगे। A के लिए हमने कंसिडर किया ट्राइंगल AGE,
ठीक है, यहाँ हम लगाएंगे कॉस का रेशो, कॉस थीटा इज इक्वल टू डी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो ए इज इक्वल टू हो जाएगा ए जी कॉस थीटा, ए जी कितना है एल अपॉन 2, ये हो जाएगा एल अपॉन 2 कॉस 60। ठीक है, फिर ए जी के लिए हम कंसिडर कर रहे हैं ट्राइंगल ए आई जे। ठीक है, यहाँ पे हम लगाएंगे कॉस का रेशो, कॉस बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ए जी इज इक्वल टू ए आई कॉस थीटा, ए आई किसके इक्वल है एक्स के इक्वल है, और यहाँ पे थीटा है हमारे पास 60 डिग्री, ये होगा एक्स कॉस 60 डिग्री। अब ये सारी वैल्यू जो है हम इस टॉर्क की कंडीशन में पुट कर देंगे। ठीक है, फिर देखेंगे हमारा क्या आंसर आ रहा है। यहाँ पे अब देखिए मैंने, ये है एक्स की वैल्यू 1.2 mg। ठीक है, ये आपके पास ए डी की वैल्यू है एल साइन 60। ठीक है, ये आपका वेट ऑफ लैडर mg, और ये ए ई एल अपॉन 2 कॉस 60, ये है वेट ऑफ स्टूडेंट। ठीक है 2 mg, और ये है ए जे। ठीक है एक्स कॉस 60। अब यहाँ पे हम देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम देख रहे हैं कि इन तीनों में ये जो 3 टर्म्स हैं इसमें mg कॉमन है, और mg की हमें जो वैल्यू मालूम भी नहीं है, हम इसको बाहर निकाल के कॉमन लेके हम इसको ठीक है यहाँ पे जाके डिवाइड कर देंगे, 0 हो जाएगा। ठीक है, इसको ख़त्म करना है, यहाँ पे हमने कॉमन लिया mg। ठीक है, और ये जब कॉमन लिया अब फिर यहाँ पे जाके 0 डिवाइड बाई mg, ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखें अब क्या बचेगा, यहाँ mg कॉमन लिया 1.2 एल साइन 60। ठीक है 1.2 एल साइन 60। ठीक है, यहाँ पे देखें आपने mg कॉमन लिया, यहाँ पे बचेगा एल अपॉन 2 कॉस 60। ठीक है, mg कॉमन ले लिया, यहाँ पे बचेगा 2x कॉस 60। ठीक है, अब यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे, 1.2 को मल्टीप्लाई कर देंगे साइन 60 की वैल्यू से, जो आंसर आएगा वो यहाँ लिखेंगे। फिर यहाँ पे हम कॉस 60 की वैल्यू को डिवाइड कर देंगे 2 से, जो आंसर आएगा यहाँ लिखेंगे। फिर यहाँ पे हम कॉस 60 की वैल्यू को ठीक है 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और फिर हम x के साथ लिखेंगे। तो देखें यहाँ पे मेरे पास आ रहा है l के साथ 1.039, यहाँ पे आ रहा है मेरा 0.25, और यहाँ पे आ रहा है 1, यानी cos 60 को ठीक है जब आपने मल्टीप्लाई किया 2 से तो ये आपके पास 1 आएगा आंसर। ठीक है, ये आ गया मेरे पास। अब यहाँ पे देखें मैं इसमें से माइनस कर दूंगी, ये प्लस है ये माइनस है, और ये दोनों l की टर्म्स हैं। ठीक है, इनमें से माइनस हो जाएगा, 1.039 में से माइनस किया मैंने 0.25, ये आ जाएगा 0.789 L। ये माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, माइनस एक्स इधर ले गया, ये एक्स हो जाएगा। ठीक है 0.789 L इज इक्वल टू एक्स। हमें कैलकुलेट करना है एक्स अपॉन एल, फ्रैक्शन ऑफ लेंथ ऑफ लैडर। तो यहाँ पे एक्स अपॉन एल, ठीक है एल जो है इस साइड पे आएगा, एक्स अपॉन एल इज इक्वल टू 0.789, यानी एक्स अपॉन एल का जो फ्रैक्शन है यहाँ पास आ गया 0.789। ठीक है, यानी 0.789 से हमें क्या पता चल रहा है कि यानी कि 3/4 से ज़्यादा, 3/4 कितना होता है 0.75, ये अभी हमने देखा था। ठीक है, और ये 0.78, यानी 3/4 से ज़्यादा जो है स्टूडेंट ने क्लाइम कर लिया है। ये हम अगर इसको 100 से मल्टीप्लाई कर लें तो ये हो जाएगा 78.9, 78.9% जो है स्टूडेंट ने क्लाइम कर लिया है। ठीक है, बिफोर बिगिंस टू स्लिप। ठीक है, लैडर जो है उसके स्लिप होने से पहले। तो ये आंसर हमें इस तरह से फ्रैक्शन में कैलकुलेट करना था, ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, एक्स अपॉन एल। उसके बाद ये हमारा लास्ट प्रॉब्लम है इस चैप्टर का, बीम का प्रॉब्लम है। ठीक है, ये है अ यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल बीम। ठीक है, और इसी बीम हम देख चुके हैं किस तरह से होती है। ठीक है, उसी तरह से आप सपोज कर लें कोई स्टील की बीम है और वो हॉरिजॉन्टल है और यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म का मतलब है कि इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ होगा, सेंटर में होगा। ठीक है, ऑफ लेंथ 8 मीटर। ठीक है, बीम की लेंथ है 8 मीटर एंड वेइंग 200 न्यूटन। बीम का वेट है 200 न्यूटन। इज पिवेटेड एट द वॉल। इसको इसका एक एंड जो है बीम का, ठीक है, वो उसको वॉल के अंदर फिक्स किया है। ठीक है, विद इट्स फार एंड सपोर्टेड बाय अ केबल। और इसका बीम का जो दूसरा एंड है, ठीक है, उसको हमने सपोर्ट किया, इसके साथ हमने क्या किया, एक केबल लगाया है। ठीक है, आप केबल को समझ लें कि एक जैसे कि रोप रस्सी जो है, ठीक है, लगाई है, समझ लें। दैट मेक्स एन एंगल 53 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। और उसको ऊपर जाके किसके साथ, समझ लें कि वॉल के साथ आपने उसको, ठीक है, आपने उसको बांध दिया है, उसके साथ केबल को बांध दिया है या रोप को बांध दिया है, तो एंगल वहाँ पे बन रहा है 53 डिग्री। ठीक है, केबल का। इफ़ अ पर्सन वेइंग 600 न्यूटन। अब एक आदमी है, एक पर्सन है जिसका वेट 600 न्यूटन है, वो बीम पर खड़ा होता है। ठीक है, और कितनी दूर खड़ा होता है बीम पर, ठीक है, 2 मीटर फ्रॉम द वॉल। वॉल से 2 मीटर
ठीक है, दूर पर्सन खड़ा है बीम के ऊपर। हमें क्या फाइंड करना है? फाइंड द टेंशन। टेंशन देखें कहाँ होती है? हमेशा स्ट्रिंग, रोप, केबल, वायर, थ्रेड, इसके अंदर होती है टेंशन। ठीक है, तो टेंशन का मतलब हमें क्या करना है? केबल के अंदर जो टेंशन है वो हमें मालूम करनी है। एंड द रिएक्शन फोर्स एट द पिवट। ठीक है, और पिवट कहाँ पर किया है? हमने वॉल के साथ किया है। ठीक है, यानी रिएक्शन फोर्स बाय द वॉल हमें मालूम करना है। अब पहले इसकी आप जो है फिगर देखें, ये वॉल है। ठीक है, अब इस प्रॉब्लम में जैसे लैडर की प्रॉब्लम में क्या बताते थे? स्मूथ वॉल। इस प्रॉब्लम में स्मूथ वॉल नहीं लिखा है। इसका मतलब है कि यहाँ पर होगी फ्रैक्शनल फोर्स बिटवीन वॉल एंड द बीम। ठीक है, और बीम जो है ये है ए से लेके बी तक, ये बीम है, ये बीम है और ये यूनिफॉर्म बीम है। तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ इसके सेंटर में है, ये जी, ये इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। और जहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है वहीं पे इसका वेट लाई करता है, तो ये इसका वेट है, वेट ऑफ बीम। ठीक है, हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी से इसकी वेट की लाइन बना देंगे, वेट ऑफ बीम। ठीक है, ये केबल है ये। ठीक है, इसका जो ये वाला एंड है केबल, इसका बीम का, ठीक है, ये वॉल के साथ पिवटेड है यहाँ पे, ये समझ लें, इसको मैंने फिक्स किया। और ये जो फार एंड है कि इसका बीम का, इसको हमने केबल के साथ बांध के, और ये केबल को हमने यहाँ से समझ ले बांध दिया, इसको हमने एक तरह सपोर्ट किया है बीम को केबल से। तो अब केबल जो है हॉरिजॉन्टल के साथ, यानी समझ लीजिए जो बीम है, ठीक है, इसके साथ जो ये एंगल बना रहा है ये थीटा है, ये जो गिवन है 53 डिग्री, ये है केबल का बीम के साथ एंगल। तो इसमें टेंशन आई कि आपने देखें यहाँ पे इसको बांध दिया यहाँ पे। ठीक है, इसके अंदर एक टेंशन आ जाएगी। वो टेंशन हमेशा देखें कहाँ होती है? हमेशा टूवर्ड्स द, ठीक है, फिक्स पॉइंट। यहाँ पे इसको आपने बांधा, ये फिक्स पॉइंट है, तो टेंशन होती है हमेशा अलोंग द स्ट्रिंग, अलोंग द रोप और टूवर्ड्स फिक्स पॉइंट। तो ये होगी अलोंग द केबल और इसकी डायरेक्शन होगी इधर, ये इसकी टेंशन की डायरेक्शन है। टेंशन आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, एक तो ये कैलकुलेट करना है और दूसरा आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है, यहाँ पे देखें, अब ये बीम जो है ये वॉल के साथ यहाँ पे अटैच है, तो एक बीम की फोर्स लग रही होगी। ठीक है, तो वॉल भी बीम के ऊपर एक फोर्स लगाएगी, ये होगा इसका नॉर्मल रिएक्शन। तो वॉल का जो नॉर्मल रिएक्शन है, ठीक है, ऑन द बीम, वो है V। ठीक है, तो वो नॉर्मल रिएक्शन हमेशा क्या होता है? ठीक है, परपेंडिकुलर होता है ये सरफेस के, तो वॉल के परपेंडिकुलर होगा, यानी ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है ये। तो V जो है ये नॉर्मल रिएक्शन है बाय द वॉल ऑन द बीम, ये V हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर, ठीक है, होगी फ्रैक्शनल फोर्स बिटवीन वॉल एंड बीम। ठीक है, अब फ्रैक्शनल फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी? अब बीम का जो ये एंड है इसको हम लैडर की तरह देखेंगे। हमने देखा ना लैडर स्लिप होकर कहाँ जाती है, तो हम ये देखेंगे बीम का ये एंड अगर हम इसको फ्री कर दें तो ये एंड कहाँ जाएगा? क्या ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा? ठीक है, तो अगर बीम ये स्लिप होती है, ये वाला एंड इसका स्लिप होता है, तो कहाँ जाएगा? ये नीचे जाएगा। ये होगा इसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो फ्रिक्शनल फोर्स होगी इसके ऑपोजिट, यानी अपवर्ड। तो ये है फ्रिक्शनल फोर्स H। ठीक है, ये हमने अपवर्ड बनाई है और इसकी ये है, ठीक है, डायरेक्शन अपवर्ड। इस तरह से फ्रिक्शनल फोर्स हो गई। अब ये जो H और V हैं जो कि इस पॉइंट पर अप्लाई हो रहे हैं, ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स और ये नॉर्मल रिएक्शन, इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा, ठीक है, वो होगा R और वो होगा रिएक्शन फोर्स बाय द वॉल। जैसे हम रिएक्शन फोर्स बाय द ग्राउंड कैलकुलेट करते थे लैडर की प्रॉब्लम में H और V से, और R का फॉर्मूला क्या होता था? √H², ठीक है, प्लस V²। इसी तरह से यहाँ पे भी हम R कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, और R का फॉर्मूला भी हमारे पास, ठीक है, यही होगा। ठीक है, H² प्लस V² √। ठीक है, यानी कि आप ये देख लें हमारे पास किस तरह से बनेगा। हमारे पास देखिए देखें V ये है, ठीक है, और H जो है, ठीक है, H इस तरह से, ठीक है, H है, तो R क्या होगा? ठीक है, R इस तरह से, ये R होगा, यानी ये R होगा। ठीक है, और ये यहाँ पर ये H है, ठीक है, और ये जो है V है, और ये R का जो एंगल है, ठीक है, ये होता है फाई। इसको भी कैलकुलेट करना पड़ता है हमें। ठीक है, ये फाई भी हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो H और V का जो रिजल्टेंट होता है R, ये होती है रिएक्शन फोर्स। तो यहाँ पे रिएक्शन फोर्स बाय द वॉल जो है वो है R, और फिर R का फॉर्मूला हम पाइथागोरस थ्योरम से बनाते हैं। ठीक है, वो हम बना लेंगे इस तरह से।
ठीक है, कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर यानी आर स्क्वायर, ठीक है, उसके बाद होगा हमारे पास, ठीक है, बेस स्क्वायर यानी बी स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर यानी एच स्क्वायर, और फिर यहाँ पर इसका जब हम स्क्वायर रिमूव करेंगे, ठीक है, दोनों साइड पे स्क्वायर रूट करेंगे, ठीक है, तो ये हमारे पास फार्मूला बन जाएगा आर इज इक्वल टू अंडर रूट, ठीक है, बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर कह लें या एच स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर कह लें, ठीक है, एक ही बात है, दोनों की तरह से एक ही आंसर आएगा। तो आर हमें कैलकुलेट करना है और आर के साथ फिर हमें, ठीक है, ये फाई भी कैलकुलेट करना होता है। जब हम रिएक्शन फोर्स कैलकुलेट करते हैं उसके साथ फिर हम उसका एंगल भी, ठीक है, कैलकुलेट करते हैं, तो हम इसका एंगल भी कैलकुलेट करेंगे। टेंशन कैलकुलेट करना है और हमें आर और फाई कैलकुलेट करना है। अब एक चीज़ इसमें और है, इसमें एक पर्सन खड़ा है, यहाँ पे पर्सन खड़ा है 2 मीटर फ्रॉम द वॉल, ठीक है, यहाँ पे पर्सन खड़ा है और पर्सन का वेट फिर यहीं पर यहाँ से, ठीक है, अप्लाई होगा, ठीक है, यहाँ पे हमने पर्सन का वेट का वेक्टर बनाया है WP, ठीक है, ये पॉइंट है जहाँ पे पर्सन खड़ा है। अब यहाँ पे 2 मीटर देखें किस तरह से लिया मैंने, ये पूरी जो बीम की जो लेंथ है AB ये है 8 मीटर, ठीक है, तो इसका हाफ जो होगा यानी A से लेके G तक ये कितना होगा, ये 4 मीटर, ठीक है, तो A से लेके P तक यानी इन दोनों का जो मिड पॉइंट है वो मैंने ये लिया है, A और G का मिड पॉइंट ये है और ये होगा 2 मीटर, तो AP जो है ये 2 मीटर है, ठीक है। तो अब ये देखें AP 2 मीटर है, अगर मैं कहूँ PG कितना है, P से लेके G तक 2 मीटर है और G से लेके B तक कितना डिस्टेंस है, G से लेके B तक कितना है हमारा डिस्टेंस, ठीक है, ये हमारा होगा 4 मीटर। यहाँ पे भी हम कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम अप्लाई करते हैं और उसे हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, जो हमें रिक्वायर्ड है, और फिर हम यहाँ पर, ठीक है, ये देखेंगे कि यहाँ पे अभी क्या हो रहा है, ठीक है, डाटा बना लेते हैं पहले। AB इज इक्वल टू, ठीक है, ये पूरी लेंथ ऑफ बीम है 8 मीटर, फिर G मिड पॉइंट था तो इसलिए AG इज इक्वल टू GB, ठीक है, ये जो है A से लेके G तक और G से लेके B तक ये कितना डिस्टेंस होगा, ठीक है, ये होगा 4 मीटर, और पर्सन कहाँ खड़ा है, ठीक है, ये डिस्टेंस है AP इज इक्वल टू 2 मीटर, वेट ऑफ बीम कितना है 200 न्यूटन, वेट ऑफ पर्सन कितना है 600 न्यूटन, और एंगल है, ठीक है, ये हमारा केबल का बीम के साथ 53 डिग्री, कैलकुलेट करना है हमें टेंशन इन द केबल, रिएक्शन फोर्स, ठीक है, बाय द वॉल एट द पिवट, और यहाँ पर इसका हमें एंगल भी कैलकुलेट करना है फाई, ठीक है। अब हम अप्लाई करेंगे फर्स्ट कंडीशन इक्विलिब्रियम, ये होती है समेशन Fx इज इक्वल टू 0 एंड समेशन Fy इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आप देखें कि ज़ाहिर बात है कि अब ये लेटर का प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे देखना पड़ेगा अलॉन्ग कौन सी एक्स एक्सिस कौन कौन सी फोर्सेज नज़र आ रही हैं आपको, ठीक है, ये देखें ये है V अलॉन्ग एक्स एक्सिस है और ये है Tx, ये जो टेंशन है देखें इसकी डायरेक्शन ये है, ठीक है। तो अब इसको अगर हम इसको कंपोनेंट्स में अगर हम रिजॉल्व नहीं करेंगे तो हम इसको, ठीक है, समेशन Fx में या समेशन Fy में हम इसको नहीं ले सकते, क्योंकि ना इसकी डायरेक्शन अलॉन्ग एक्स एक्सिस है ना इसकी डायरेक्शन अलॉन्ग वाई एक्सिस है। तो हमने इस T टेंशन को रिजॉल्व कर लिया कंपोनेंट्स में, एक कंपोनेंट ये बनेगा Tx और दूसरा कंपोनेंट बनेगा ये Ty, ठीक है। तो Tx है अलॉन्ग एक्स एक्सिस और Ty क्या है अलॉन्ग वाई एक्सिस, और जब हम कंपोनेंट में रिजॉल्व कर लेते हैं फिर हम इसको कंसिडर नहीं करते हैं, ठीक है, हम T को कंसिडर नहीं करेंगे अपनी कंडीशंस में, ठीक है, हम इसको कंसिडर करेंगे Tx को और Ty को। तो अब हम Tx देख रहे हैं, Tx है हमारा अलॉन्ग, ठीक है, एक्स एक्सिस। अब पॉजिटिव नेगेटिव देख लें, ये है टूवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इसको पॉजिटिव लेंगे, ये है टूवर्ड्स नेगेटिव एक्स एक्सिस, Tx को हम नेगेटिव लेंगे, यानी हो जाएगा प्लस V माइनस Tx इज इक्वल टू 0, ठीक है, ये हो गया समेशन Fx इज इक्वल टू 0। समेशन Fy में देखें वर्टिकल फोर्सेस कौन सी हैं, एक ये वर्टिकल फोर्स है H और ये है Ty और ये है WP और ये है WB, ठीक है। अब ये देखें ये ऊपर है, ठीक है, यानी कि टूवर्ड्स पॉजिटिव एक्सिस, ये हो गए पॉजिटिव लेंगे, इसको भी पॉजिटिव लेंगे, ये टूवर्ड्स नेगेटिव एक्सिस, इसको भी नेगेटिव लेंगे, इसको नेगेटिव लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा प्लस H प्लस Ty माइनस WP माइनस WB, ठीक है, इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये कंडीशन हम देख लेते हैं हमने अप्लाई की हैं, ठीक है, पहले हमने ये अप्लाई किए प्लस V माइनस Tx इज इक्वल टू 0, माइनस Tx यहाँ पे आ जाएगा, ये हो गया V इज इक्वल टू Tx, ये हो गई इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। समीशन Fy इज इक्वल टू 0, ठीक है, प्लस H प्लस Ty माइनस WP माइनस WB इज इक्वल टू 0। यहाँ पे देखिए हमें इसकी वैल्यूज गिवन है तो यहाँ पुट कर देंगे वेट ऑफ, ठीक है, पर्सन और वेट ऑफ बीम,
ठीक है, ये दोनों नेगेटिव हैं, दोनों ऐड हो जाएंगे, ये हो जाएगा हमारा 800 माइनस 800 को यहाँ पे लेके आएंगे तो हमारी एक इक्वेशन बन गई h प्लस टी वाई इज इक्वल टू 800। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब हम अप्लाई करेंगे सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, ये होती है सम ऑफ ऑल टॉर्क इज इक्वल टू 0। इसके लिए हमें चूज़ करना पड़ता है पॉइंट ऑफ रोटेशन। पॉइंट ऑफ रोटेशन हम कैसे चूज़ करते हैं? पॉइंट ऑफ रोटेशन हमारी अपनी मर्जी होती है, ये मैंने आपको बताया था, और लैडर में हमने एक फिक्स कर लिया था कि हमें ए पॉइंट ही लेना है पॉइंट ऑफ रोटेशन। ठीक है, अब उसके अलावा अगर कोई प्रॉब्लम होंगी तो यहाँ पर अब ये देखें कि हम पॉइंट ऑफ रोटेशन, ठीक है, अब जैसे ये बीम का प्रॉब्लम है तो यहाँ पर अब आप बीम के ऊपर यहाँ पे कोई भी पॉइंट ऑफ रोटेशन ले सकते हैं। ए भी ले सकते हैं, पी भी ले सकते हैं, जी भी ले सकते हैं, बी भी ले सकते हैं, और इनके बीच में कोई और पॉइंट भी ले सकते हैं। अब हम जो पॉइंट ऑफ रोटेशन चूज़ करते हैं, ठीक है, वो कैसा जिसमें हमारा कैलकुलेशन में आगे, ठीक है, आसानी हो। ठीक है, और वो कौन सा होता है पॉइंट ऑफ रोटेशन? जिस पॉइंट ऑफ रोटेशन पर से जिसके थ्रू ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ फोर्सेस पास हो रही हों, वो पॉइंट ऑफ रोटेशन अच्छा पॉइंट ऑफ रोटेशन होता है, उसको हम चूज़ कर लेते हैं। अब यहाँ पर ये देखें कि ए पॉइंट है, ठीक है, इसको देखें इसमें से कितनी फोर्सेस पास हो रही हैं। ठीक है, इसमें से एच पास हो रही है, वी पास हो रही है, और टी एक्स जो है, टी एक्स की लाइन अगर देखें लंबी कर लें, ठीक है, हम लाइन ऑफ फोर्सेस को एक्सटेंड कर सकते हैं आगे या पीछे, ये देखने के लिए कि ये पॉइंट ऑफ रोटेशन से पास हो रही है नहीं हो रही है। तो टी एक्स की लाइन को अगर मैं एक्सटेंड कर दूं तो ये भी पॉइंट ऑफ रोटेशन से पास हो रही है, यानी इस पॉइंट पे से 3 फोर्सेस पास हो रही हैं। पी पे से देखें, ठीक है, एक ये फोर्स है डब्ल्यू पी, और एक वी भी इससे पास हो जाएगी, और टी एक्स भी इससे पास हो जाएगी। ठीक है, इस पर भी 3 फोर्सेस पास हो रही हैं, और जी जो है, ठीक है, इस पर कौन सी फोर्स पास हो रही है? डब्ल्यू बी, और ये वी भी इससे पास होगी, और टी एक्स भी इससे पास होगी। ठीक है, इससे भी 3 फोर्सेस पास हो रही हैं। बी पॉइंट जो है, ठीक है, इस पर क्या होगा? ये टी वाई पास हो रही है, और टी एक्स पास हो रही है, ठीक है, और ये वी भी इससे पास हो जाएगी। यानी चारों जो पॉइंट्स हैं ए पी जी बी, ठीक है, इस सब पे से क्या हो रही है? 3 फोर्सेस पास हो रही हैं। इसका मतलब है आप इनमें से कोई भी पॉइंट ऑफ रोटेशन ले सकते हैं। ठीक है, अब हमारी मर्जी है, ठीक है, कि हम कौन सा पॉइंट ऑफ रोटेशन लें। हमने क्या लिया है ये हम देख लेते हैं, और आप इसके अलावा कोई और भी लेंगे, ठीक है, तो भी आपके आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, आपका आंसर बिल्कुल सही करेक्ट आ जाएगा। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे जी लिया है, ठीक है, जिसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, ठीक है, ये मैंने पॉइंट ऑफ रोटेशन लिया है। ठीक है, आप अगर जी के बजाय कोई और पॉइंट ऑफ रोटेशन लेते हैं, यानी जी के बजाय अगर आप पी लेते हैं या ए लेते हैं या बी लेते हैं, तब भी आपका, ठीक है, ये इजीली सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि इनसे भी 3 फोर्सेस पास हो रही हैं। ठीक है, अब देखें अगर मैंने ये जी लिया है, ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये देखा होगा कि इनमें से कौन कौन सी फोर्सेस पास हो रही हैं, क्योंकि उनका टॉर्क क्या होगा? 0 होगा। एक इस पे से फोर्स पास हो रही है डब्ल्यू बी, यानी डब्ल्यू बी का टॉर्क 0, इसको हम नहीं लिखेंगे। फिर एक पास हो रही है इस पे से वी, ठीक है, वी का टॉर्क 0 नहीं लिखेंगे। फिर एक पास हो रही है इस पे से टी एक्स भी इसमें से पास हो जाएगी, ठीक है, पॉइंट ऑफ रोटेशन में से, इसका टी एक्स का टॉर्क भी 0 हो जाएगा, नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो 3 फोर्सेस का टॉर्क 0 हो गया, वी का, डब्ल्यू बी का और टी एक्स का। ठीक है, इन तीनों का टॉर्क 0 नहीं लिखना हमें। बाकी कौन सी फोर्सेस बच रही हैं? एच, ठीक है, डब्ल्यू पी और टी वाई। ठीक है, ये 3 फोर्सेस हैं, इनका टॉर्क आएगा। ठीक है, अब इसमें से हम देख लेते हैं कि इसमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ रोटेशन एंड लाइन ऑफ फोर्स क्या है। तो यहाँ पे देखें कि और इनमें कौन से टॉर्क जो है पॉजिटिव होंगे, कौन से नेगेटिव होंगे, एंटी क्लॉकवाइज कौन से होंगे और क्लॉकवाइज कौन से होंगे। अब अगर देखें ये जो बीम है, ठीक है, इसको मैं अगर यहाँ से फिक्स कर दूँ, ठीक है, और जब हम टॉर्क की कंडीशन अप्लाई करते हैं तो हम इसको फिर जो भी वॉल वगैरह होती है उसको हम कंसिडर नहीं करते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि वॉल जो रोटेट होगी तो ये जो बीम होगी रोटेट होगी कहाँ जाएगी। तो अगर ये बीम है, ये मैंने इसको यहाँ से फिक्स कर दिया, और मैं यहाँ पर ये एच फोर्स, यहाँ पे मैं फोर्स लगा रही हूँ, तो देखें ये कहाँ जाएगा, ये इस तरह से ये रोटेशन होगी। ठीक है, यानी इसका टॉर्क क्या है हमारे पास? इसका टॉर्क जो है अभी आप देख लेंगे, इसका टॉर्क हमारे पास क्या है? ये हमारे पास है, ठीक है, क्लॉकवाइज टॉर्क। एच का टॉर्क जो है हमारे पास क्लॉकवाइज आ रहा है, इसको हम नेगेटिव लेंगे, माइनस के साथ लेंगे। ठीक है, फिर एच का डिस्टेंस कितना होगा? ये पॉइंट ऑफ रोटेशन है, और ये जो है पूरी लाइन ऑफ फोर्स है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस ये होगा इसका मोमेंट आर्म, यानी ए जी। ठीक है, एच के साथ हम एच को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? ए जी से,
और AG हमें पता है कितना है, ठीक है, यहाँ पे 4 मीटर है। यानी यहाँ पे अब ये देखें कि हम जो AG लिखेंगे उसके लिए हमें कोई ट्राइंगल कंसिडर करने की ज़रूरत नहीं है। लैडर के प्रॉब्लम की तरह कोई ट्राइंगल कंसिडर नहीं करेंगे, हमें इनकी वैल्यूज़ पता है, हम डायरेक्ट पुट कर देंगे। AG 4 है आपके पास, ठीक है। तो ये AG इसका मोमेंट आर्म हो गया और H जो है इसका, ठीक है, तो हम लिखेंगे H मल्टीप्लाई बाई AG और इसके साथ हम नेगेटिव साइन लेंगे, ठीक है। उसके बाद अब WP देखें आप, WP का टॉर्क जो है कहाँ होगा, ठीक है। अगर आप यहाँ पे फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, तो ये यहाँ से अगर आपने फिक्स किया हुआ है, ठीक है, और फोर्स लगा रहे हैं यहाँ पर, तो ये कहाँ जाएगा, ये इस तरह से जाएगा, ये यानी ये होगा एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क, यानी होगा ये पॉजिटिव टॉर्क, ठीक है। अब इसका पॉजिटिव टॉर्क है, ठीक है, तो हम इसको प्लस के साथ लिखेंगे और इसका मोमेंट आर्म क्या होगा, ये देख लें, ये है पॉइंट ऑफ रोटेशन और ये है हमारी लाइन ऑफ फोर्स। इसका मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक PG होगा इसका मोमेंट आर्म, तो हम लिखेंगे, ठीक है, WP मल्टीप्लाई बाय PG और PG की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है, ये होगी 2 मीटर, ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ से यहाँ तक ये 4 मीटर है और AP जो है वो 2 मीटर है, तो PG भी कितना होगा, 2 मीटर होगा। PG की जगह हम लिखेंगे 2 मीटर, ठीक है। तो WP और इसकी WP की भी वैल्यू हमें पता है, WP मल्टीप्लाई बाई PG, ठीक है, PG हमारे पास 2 मीटर है, ठीक है। अब इसके बाद कौन सी फोर्स आ गई, TY का टॉर्क देख लें। अगर हम यहाँ से फिक्स कर रहे हैं इस पॉइंट से बीम को और यहाँ पर फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, तो ये कहाँ जाएगा, ठीक है, ये इस तरह से जाएगा, यानी ये भी क्या है आपके पास एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क, ये पॉजिटिव होगा, ठीक है। फोर्स क्या है, फोर्स TY है, ठीक है, TY लिखेंगे फोर्स की जगह और मोमेंट आर्म क्या है, ठीक है, मोमेंट आर्म देख लें, ये पॉइंट ऑफ रोटेशन है, ठीक है, और ये लाइन ऑफ फोर्स है। तो यहाँ से अगर आप ये देख लें, आप लाइन ड्रॉ करते हैं परपेंडिकुलर ये पूरी, तो ये होगा GB जो है ये है आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ रोटेशन एंड लाइन ऑफ फोर्स, ठीक है, और GB किसके इक्वल है, 4 मीटर, ठीक है। अब ये हम जो है यहाँ पे लिखते हैं टॉर्क की कंडीशन में और सारी वैल्यूज पुट करते हैं, फिर देखते हैं हमारे पास क्या आंसर आता है। यहाँ पे देखें हमने, ठीक है, टॉर्क की कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, ये हमारे पास था क्लॉकवाइज टॉर्क माइनस के साथ लिखा है, ये फोर्स है और ये इसका मोमेंट आर्म है, ठीक है, H मल्टीप्लाई बाई AG, ठीक है, ये हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क पॉजिटिव, ये फोर्स है WP और इसका ये है मोमेंट आर्म PG, ठीक है, ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क था TY का, ठीक है, प्लस ये फोर्स है और ये है मोमेंट आर्म GB इज इक्वल टू 0, सम ऑफ ऑल टॉर्क इज इक्वल टू 0, ठीक है। उसके बाद हम इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे, AG 4 है, WP 600 वेट ऑफ पर्सन, PG 2, TY हमें नहीं मालूम है और GB कितना है 4 मीटर, ठीक है। अब आप इनको मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है, इनको मल्टीप्लाई कर लें, इनको मल्टीप्लाई करके देखें हमारे पास क्या आएगा, ये आएगा -4H प्लस 1200 प्लस 4TY इज इक्वल टू 0, ठीक है, प्लस 1200 इधर आ जाएगा -1200 हो जाएगा और ये -4H और प्लस 4TY, इसमें से 4 कॉमन ले सकते हैं, -4 कॉमन लिया मैंने, -4 कॉमन लिया तो ये हो जाएगा H और यहाँ पे माइनस आएगा क्योंकि देखिए माइनस माइनस प्लस, ठीक है, तो ये माइनस अंदर लिखेंगे और यहाँ पे आ जाएगा TY, ठीक है। अब -4 को मैं इस साइड पे लेके आ गई, यहाँ पे रहेगा H माइनस TY, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और 1200 को 4 से डिवाइड कर देंगे, ये आएगा 300, यानी यहाँ पे एक इक्वेशन आ गई हमारे पास H माइनस TY इज इक्वल टू 300, ये इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास हम क्या करेंगे आगे, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को ऐड कर देंगे। इक्वेशन 2 क्या आई थी हमारे पास, वो आई थी H प्लस TY इज इक्वल टू 800, ठीक है, ये इक्वेशन 2 थी और इक्वेशन 3 क्या आ रही है, H माइनस TY इज इक्वल टू 300, इन दोनों को ऐड कर दें, ठीक है, यानी राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड ऐड करें, लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड ऐड करें, ठीक है। तो ये आ रहा है मेरे पास H प्लस TY प्लस H माइनस TY और यहाँ पे मैंने, ठीक है, राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड 800 प्लस 300, ये हो जाएगा 1100, ये प्लस TY माइनस TY कैंसिल हो जाएगा, H प्लस H हो जाएगा 2H, ठीक है। अब यहाँ से H की वैल्यू आ सकती है, ठीक है, 2 से डिवाइड करें, 1100 डिवाइड बाई 2, ये हो जाएगा H इज इक्वल टू 550 न्यूटन, ठीक है, यानी फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन, ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन वॉल एंड द बीम, ठीक है, ये आ गई 550 न्यूटन, ठीक है, ये आ गई हमारे पास। अब इक्वेशन 2 हमारे पास क्या थी, ठीक है, ये थी H प्लस TY इज इक्वल टू 800, यहाँ पे मैं H की वैल्यू पुट कर दूंगी 550, ठीक है, और यहाँ पर ये 800 है, 550 यहाँ जाएगा, माइनस करें तो ये TY की वैल्यू आ जाएगी, TY इज इक्वल टू 250, ठीक है।
अब टी वाई हमें पता है, वाई कॉम्पोनेंट हम किस तरह लिखते हैं, साइन थीटा के साथ, तो ये हो जाएगा टी साइन थीटा। इसमें से एक्स कॉम्पोनेंट हम कैसे लिखते हैं, कॉस थीटा के साथ, ये होगा टी साइन थीटा। ये 250 साइन थीटा आप यहाँ पे लिखे आइए, एंगल हमें मालूम है, थीटा गिवन है 53 डिग्री, तो ये अब 250 को हम डिवाइड कर देंगे साइन 53 डिग्री से, तो ये टेंशन की वैल्यू आ गई, टेंशन इन द केबल, ठीक है, ये हमें मालूम करना था, ये कैलकुलेट करना था। एक चीज़ आ गई हमारे पास 313.034 न्यूटन, ये टेंशन है, ठीक है, इसका यूनिट क्या होगा, न्यूटन, ये हमने कैलकुलेट कर लिया। अब हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, v, ये थी हमारी फर्स्ट इक्वेशन, v इज इक्वल टू टी एक्स। टी एक्स देखिए ये एक्स कॉम्पोनेंट है, ये क्या होगा, टी कॉस थीटा। टी हमने कैलकुलेट कर लिया था, ये हमने वैल्यू पुट की टी की, थीटा 53 डिग्री, हमने इसको मल्टीप्लाई किया, ये आ गया v, ये था नॉर्मल रिएक्शन बाय द वॉल 188.388 न्यूटन, ठीक है। अब v आ गया आपके पास और h आ गया। अब हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, रिएक्शन फोर्स बाय द वॉल, ठीक है, ऑन द बीम, ठीक है, पॉइंट ए पर। आर का फॉर्मूला हमने देखा क्या होगा, वही होगा √h² प्लस v²। h की वैल्यू क्या है 550, v की वैल्यू क्या है 188.388, स्क्वायर करें, ऐड करें और स्क्वायर रूट ले लें, यह आ जाएगा 581.37 न्यूटन, ठीक है। आर हमें कैलकुलेट करना था, एक आंसर ये आ गया, रिएक्शन फोर्स बाय द, ठीक है, वॉल एट द पिवट। अब इसके साथ हमें इसका एंगल कैलकुलेट करना था 5, ठीक है, यानी कि जो हमारे देखें अब ट्राइंगल जो बन रहा है, ठीक है, वी हमारे इस डायरेक्शन में था, नॉर्मल रिएक्शन बाय द वॉल, फ्रिक्शनल फोर्स इस डायरेक्शन में थी, ये हमने हेड टू टेल ज्वाइन किए हैं इसका रिजल्टेंट देखने के लिए, ये इनका रिजल्टेंट है जो कि आर है, रिएक्शन फोर्स बाय द वॉल, ठीक है, इसको हम ये कैलकुलेट कर चुके हैं। अब इस आर का जो एंगल होता है हॉरिजॉन्टल के साथ ये फाई होता है, इसको हम कैलकुलेट करते हैं। अब फाई का फॉर्मूला जो है, ठीक है, वो नहीं होगा जो कि हमारा लैडर के प्रॉब्लम में होता था, क्योंकि एच और वी यहाँ पे चेंज हो गए। अब वी यहाँ पे आ रहा है और एच यहाँ पे आ रहा है। अब यहाँ पे परपेंडिकुलर साइड जो हो गई वो एच हो गई है और बेस साइड हो गई वी, ठीक है। तो अब हम जब यहाँ पे टेंजेंट थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे, यानी टेन फाई का फॉर्मूला लगाएंगे, तो वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर है एच, बेस है वी, तो ये हो जाएगा एच अपॉन वी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ठीक है। तो यहाँ पे लैडर से थोड़ा सा डिफरेंट हो गया क्योंकि एच और वी की पोजीशन चेंज हो गई है, ठीक है, पहले वी यहाँ पे था, एच यहाँ पे था, ठीक है, अब एच यहाँ पर है, वी यहाँ पर है, तो इसलिए अब ये हो जाएगा एच अपॉन वी, ठीक है, फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स एच अपॉन वी। अब यहाँ एच और वी की वैल्यू पुट कर दीजिए, ठीक है, ये है एच और ये है वी, मैंने डिवाइड किया, आया 2.9195, इसका tan इनवर्स ले लें तो एंगल आ जाएगा, ये है आर का एंगल, ठीक है, 71.09, इसको आप राउंड ऑफ भी कर सकते हैं, तो ये 1 हो जाएगा 0.1, 71.1 भी लिख सकते हैं, तो 71.09 डिग्री, ठीक है, ये आगे एंगल, ठीक है। तो बी में हमें यही कैलकुलेट करना था इस न्यूमेरिकल में, ठीक है, टेंशन और आर और इसका एंगल फाई, ठीक है। तो ये हमने सॉल्व कर लिया है, ये हमारे लैडर और बीम के सारे प्रॉब्लम जो है इस चैप्टर के सॉल्व हो गए हैं, ठीक है। अब जो है इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे सेंटर ऑफ मास के न्यूमेरिकल्स, ठीक है, जो हमारी बुक में गिवन है, ठीक है। उसके बाद हम टॉपिक पढ़ेंगे एंगुलर मोमेंटम।